स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फैट के डाइजेशन की फिजियोलॉजी के बारे में। और आज का जो टॉपिक है ये बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इस पेपर का ये एक टॉपिक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे डाइजेशन की फिजियोलॉजी के बारे में और आज का लेक्चर डाइजेशन फिजियोलॉजी का 7th पार्ट है। इससे पहले हमने प्रोटीन के डाइजेशन की फिजियोलॉजी, इसके बारे में डिस्कशन किया था। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की फिजियोलॉजी को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फैट, वसा, जो हमारे फूड का या जो बैलेंस डाइट हम लेते हैं उसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो वसा हमारे भोजन का एक मुख्य घटक है। तो उस वसा का पाचन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आहार नाल में किस प्रकार होता है, ऐसे कौन से एंजाइम हैं जो वसा के पाचन की क्रिया में पार्टिसिपेशन करते हैं, सम्मिलित होते हैं, और आहार नाल के कौन से भागों में वसा के पाचन की क्रिया होती है। और उसमें भी एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि जब भी हम फैट का या वसा का डाइजेशन पढ़ते हैं तो एक टॉपिक आता है इमल्सिफिकेशन, हिंदी में जिसे पायसीकरण कहा जाता है। तो आज ये भी डिस्कस करेंगे कि वसा के पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन का मीनिंग क्या है, क्यों वसा का इमल्सिफिकेशन आवश्यक है, और कौन वसा के पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शुरू करेंगे आज वसा के पाचन के बारे में, फैट के डाइजेशन के बारे में। ओके, तो कुछ भागों में मैंने इसको बांटा है। शुरुआत में करूंगा बकल कैविटी से, ओरल कैविटी से, हिंदी में जिसे हम मुख गुहा ये कहते हैं, और डिस्कस करेंगे कि बकल कैविटी में, मुख गुहा में क्या कोई ऐसा एंजाइम है जो वसा के पाचन में पार्टिसिपेट करता हो। फिर दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रिक जूसेस, जठर रस
जो आमाशय में स्त्रावित होता है वो किस प्रकार वसा के पाचन में अपना कंट्रीब्यूशन देगा, और फिर फाइनली हम डिस्कस करेंगे ड्यूडिनम, ग्रहणी, जो छोटी आंत का एक भाग है, वहां किस प्रकार वसा के पाचन की क्रिया होगी। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, एक डिस्कशन मैंने पहले किया कि फैट जो है ये हमारी बैलेंस डाइट का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो शुरुआत में करूंगा इमल्सिफिकेशन से, पायसीकरण की क्रिया से। ये क्या है, क्यों जरूरी है, कौन ये क्रिया करवाएगा, और अगर इमल्सिफिकेशन नहीं हो रहा है तो फैट के डाइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम शुरुआत करेंगे यहां से। तो पहला टॉपिक जो मैंने लिया है इसमें फैट के डाइजेशन में, वो इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण का लिया है। तो एक चीज समझें कि अगर हम फैट, वसा की बात करें तो क्या होता है कि वसा की ये जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, वसा के छोटे छोटे ये बूंदे हैं, ये ड्रॉप्स हैं। क्या प्रॉपर्टी है इनकी कि वसा की ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आपस में मिलकर ये ऐसे एक बड़ी ड्रॉपलेट बनाने की एबिलिटी रखती है। क्या बात की मैंने कि फैट की छोटी ड्रॉपलेट्स आपस में मिलकर फैट की एक बड़ी ड्रॉपलेट बनाने की प्रवृत्ति रखती है। अब होगा क्या इससे, मान लो फैट के डाइजेशन का कोई पर्टिकुलर ये एंजाइम है, लाइपेज। क्लियर, ये वसा के पाचन से संबंधित मैंने लाइपेज एंजाइम की बात की। अब मैंने कहा कि फैट की प्रॉपर्टी तो ये वाली थी कि छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स ने मिलकर ये एक बड़ी ड्रॉप वसा की बनाई। तो हुआ क्या इससे कि जब छोटी ड्रॉपलेट्स ने मिलकर ये एक बड़ी ड्रॉपलेट बनाई तो सरफेस एरिया, एक्चुअल में क्या था, एंजाइम को इस सबस्ट्रेट, ये क्रिया कारक है इस एंजाइम के लिए क्योंकि ये एंजाइम लाइपेज वसा के पाचन से संबंधित है। तो ये जो लाइपेज एंजाइम है वसा के पाचन से संबंधित, इसको अपने सबस्ट्रेट यानी इस वसा की जो ये बड़ी बूंद बनी, बड़ी ड्रॉपलेट बनी, उसकी सतह पर जाकर जुड़ना है और अपनी एक्टिविटी, एंजाइम का काम है वसा का पाचन करना इसका, तो ये अपनी एक्टिविटी प्रदर्शित करेगा वहां। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतने ही एंजाइम के अणु वहां जुड़ेंगे, एक्टिविटी उतनी ही फास्ट अफेक्टिव होगी। लेकिन यहां क्या हुआ कि जब बड़ी ड्रॉपलेट बन गई वसा की तो अब ये एंजाइम या इन एंजाइमों के जुड़ने के लिए जो सरफेस एरिया है वो घट गया। अगर ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती तो सरफेस एरिया ज्यादा होता,
लेकिन अब क्या हुआ है, फैट की छोटी ड्रॉपलेट्स ने मिलकर ये एक बड़ी ड्रॉप बना दी। क्या होगा उसके कारण, अब एंजाइमों के लिए जो अवेलेबल सरफेस एरिया है वो कम हो गया है। यानी अब ये एंजाइम प्रेजेंट होते हुए भी अफेक्टिव डाइजेशन इस फैट का नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया जाए कि इन छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स को आपस में जुड़ने से हम रोक दें, कि ऐसा कुछ करें कि फैट की ये छोटी ड्रॉपलेट्स आपस में मिलकर एक बड़ी ड्रॉपलेट ना बना पाए, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। लाइपेज एंजाइम के लिए अवेलेबल यानी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ने के लिए जो सतह चाहिए वो मिलेगी उन्हें और अफेक्टिव डाइजेशन हो पाएगा। तो इन छोटी ड्रॉपलेट्स के मिलने से जो बड़ी ड्रॉपलेट्स बन रही थी, इस प्रॉपर्टी को अगर हम रोक दें तो उसे ही हम इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण नाम देंगे। यहां तक ठीक। अब कौन करेगा ये काम, तो ये काम पित्त रस है, बाइल जूस है, लीवर है, यकृत की कोशिकाएं, हेपेटोसाइट्स। तो लीवर की जो हिपेटोसाइट्स हैं उनके द्वारा बाइल जूस, पित्त रस सिंथेसाइज, संश्लेषित किया जाता है और ये पित्त रस गॉल ब्लैडर, पित्ताशय में जाकर स्टोर रहता है, संचित रहता है। इस बाइल जूस में बाइल सॉल्ट, पित्त लवण उपस्थित है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम ग्लाइकोलेट है, सोडियम टार्कोलेट है। तो इस तरह के कुछ बाइल सॉल्ट्स, पित्त लवण इस पित्त रस में मौजूद है और फिर ये पित्त रस पित्त वाहिनी द्वारा गॉल ब्लैडर से छोटी आंत में ग्रहणी में आकर खुल जाता है। ग्रहणी में आया तो ड्यूडिनम में ये बाइल सॉल्ट जो उस बाइल जूस में प्रेजेंट हैं क्या करेंगे, इन वसा की जो ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं उनके चारों ओर ऐसे आके जुड़ जाएंगे। इस तरह से ये बाइल सॉल्ट्स वसा की इन छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के साथ आके जुड़ गए। और होगा क्या ऐसा होने से, जब ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के चारों ओर जुड़े तो अब वसा की ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़कर वसा की एक बड़ी बूंद का निर्माण नहीं कर पाएगी। तो जब ये वसा की बड़ी बूंद नहीं बनेगी, आपने रोक दिया इस काम को, किसने रोका, बाइल सॉल्ट ने रोका, पित्त लवणों ने रोका। तो अब लाइपेज एंजाइम प्रभावी रूप से अपनी एक्टिविटी, अपना डाइजेशन शो करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। इस पूरी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण कहेंगे। तो फैट का अफेक्टिव डाइजेशन तभी संभव है जब वसा का पायसीकरण, फैट का इमल्सिफिकेशन हो चुका हो। बिना इमल्सिफिकेशन के एंजाइम होते हुए भी अफेक्टिव डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो एक एस्पेक्ट जो थी फैट के डाइजेशन से रिलेटेड, इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण की,
वो हमने डिस्कस की। ओके, नंबर 2, अब मैं शुरुआत करूंगा बकल कैविटी से, ओरल कैविटी से। मुख गुहा की बात हम करते हैं। तो बकल कैविटी में सलाइवा का, लार का सीक्रीशन होता है और उस सलाइवा में एक एंजाइम है लिंगुअल लाइपेज। इज इट क्लियर? तो सलाइवा में एक एंजाइम है और उस एंजाइम का नाम है लिंगुअल लाइपेज। लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन से संबंधित होते हैं और वो सलाइवा में है, इसलिए उस लाइपेज का नाम रखा लिंगुअल लाइपेज। तो बकल कैविटी में वसा के पाचन के लिए एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है लिंगुअल लाइपेज। इस एंजाइम का सबस्ट्रेट ट्राइग्लिसराइड यानी फैट है और सोर्स है इसका सलाइवा, और प्रोडक्ट ये फैटी एसिड या ट्राइग्लिसराइड बना देगी फैट से। लेकिन अभी तक सलाइवा में यानी बकल कैविटी में इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस नहीं हुई, क्योंकि ये तो कौन करवा रहा है? बाइल जूस, और वो तो ड्यूडेनम ग्रहणी में जाएगा। इसलिए ओरल कैविटी में, बकल कैविटी में लिंगुअल लाइपेज, जो लाइपेज के पाचन से संबंधित एक एंजाइम है, वो प्रेजेंट होते हुए भी वहां वसा के पाचन की क्रिया अफेक्टिव रूप से नहीं होगी, या ऐसा कहें ओरल कैविटी में, मुख गुहा में वसा के पाचन की क्रिया नहीं के बराबर होती है। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया बकल कैविटी से देन बोलस एंटर करता है स्टमक में, आमाशय में। तो आमाशय में वो बोलस मिक्स हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस के साथ, जठर रस के साथ। ओके, उस जठर रस में कई सारे कंपोनेंट हैं, तो वहां हमने डिस्कस किया था जब स्टमक के बारे में हमने पढ़ा था। तो आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जठर ग्रंथियां उपस्थित हैं, और उन जठर ग्रंथियों की जो जाइमोजन या जो चीफ सेल्स हैं, मुख्य कोशिकाएं हैं, उन मुख्य कोशिकाओं के द्वारा गैस्ट्रिक लाइपेज ये एक एंजाइम रिलीज किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक लाइपेज एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका सोर्स गैस्ट्रिक ग्लैंड की चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स हैं। ये जो लाइपेज है, गैस्ट्रिक लाइपेज, इसका सबस्ट्रेट ट्राइग्लिसराइड्स हैं और फिर ये इस ट्राइग्लिसराइड्स पर अपना काम करता है और उसे फैटी एसिड्स, वसा अम्लों में परिवर्तित कर देता है। लेकिन जो स्टमक है, आमाशय है, वहां पर गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट तो है, लेकिन अभी तक इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण की क्रिया हुई नहीं है, और इमल्सिफिकेशन की अब्सेंस में फैट का अफेक्टिव डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इस कारण स्टमक में, आमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होते हुए भी यहां वसा का प्रभावी पाचन संभव नहीं हो पाता। तो बकल कैविटी में और स्टमक में दोनों में ही लाइपेज एंजाइम अवेलेबल है, लेकिन अभी तक ना बकल कैविटी में
ना स्टमक में इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस हुई है, इस कारण यहां पर फैट का अफेक्टिव डाइजेशन नहीं हो पाता। ओके, अब ये काइम, आमाशय के बाद काइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में प्रवेश करता है। बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, और स्पेशली हम बात कर रहे हैं ड्यूडिनम की, ग्रहणी की। तो ग्रहणी में ही बाइल जूस आता है। एक हार्मोन हमें याद करना है, कोलिसिस्टोकाइनिन, CSK, और सिक्रीटिन कल भी आया था। तो ये जो कोलिसिस्टोकाइनिन है, सिक्रीटिन है, ये हार्मोन गॉल ब्लैडर को, पैनक्रियाज को स्टिम्युलेट करते हैं कि वो अपने अपने सीक्रीशंस, जूसेस ड्यूडिनम में भेजे। तो गॉल ब्लैडर इन हार्मोन्स की प्रेजेंस में कॉन्ट्रैक्ट होता है और बाइल जूस वहां से ड्यूडिनम में एंटर करता है। उस बाइल जूस में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम ग्लाइकोलेट है, सोडियम टार्कोलेट है, ये पित्त लवण बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। और यही बाइल सॉल्ट्स यानी बाइल जूस उस काइम के साथ मिक्स होता है और अब इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस हुई। कहां पर? ड्यूडिनम में। तो ड्यूडिनम में अब चांस है कि वह इमल्सिफिकेशन हो चुका है, तो फैट का अफेक्टिव प्रभावी पाचन हो सके। दूसरा, ड्यूडिनम में पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस एंटर करता है और उस पैनक्रिएटिक जूस में कई सारे एंजाइम हैं। हमने प्रोटीन से रिलेटेड एंजाइम डिस्कस किए थे, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड एंजाइम डिस्कस किए थे। तो उस पैनक्रिएटिक जूस में फैट के डाइजेशन से संबंधित भी एक एंजाइम है, इट इज कॉल्ड पैनक्रिएटिक लाइपेज। ये एंजाइम पैनक्रियाज की एसिनस सेल्स हैं, उनके द्वारा सिंथेसाइज हुआ है। सबस्ट्रेट इसका ट्राइग्लिसराइड्स हैं और फाइनली ये ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार पैनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट पैनक्रिएटिक लाइपेज फैट के अफेक्टिव डाइजेशन में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, क्योंकि ड्यूडिनम में पैनक्रिएटिक जूस पहुंचता है और ड्यूडिनम में पहले से बाइल जूस आ चुका है जिसमें बाइल सॉल्ट है। तो वसा का इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण हो चुका है और इस प्रकार फैट का अफेक्टिव डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और फाइनली जब वसा के पाचन की क्रिया हो जाती है तो जितना भी फैट है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, वो कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में और मोनोग्लिसराइड्स में, और फिर इसी फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन इलियम वाले भाग के द्वारा किया जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया फैट का डाइजेशन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें बाइल जूस, पित्त रस का क्या रोल है वो डिस्कस किया। इमल्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, अगर वो नहीं होता तो क्या प्रभाव पड़ता वसा के पाचन पर, और ये भी डिस्कस किया कि बकल कैविटी में, स्टमक में लाइपेज एंजाइम होते हुए भी वहां पर
फैट का अफेक्टिव डाइजेशन क्यों नहीं हो पाता। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कल हम लोग डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में, पचित भोजन के अवशोषण की क्रिया के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।